नमस्कार दोस्तों, क्या मैं आप सभी लोगों के लिए ऑडिबल हूँ? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सीमा, सचिन, रानू, सर्वज्ञा। ठीक है, अभी मैं रिक्वेस्ट डाल देता हूँ। ठीक है, तबीयत पहले से बेहतर है। कल चेकअप कराए थे पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कंसर्निंग हो, ये सबसे अच्छी बात है। प्रियंका, गौरव, पूजा, कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, मैं अभी बिल्कुल ये बात सामने रख देता हूँ। अंकित, तुलसी, राम कुमार, निशा, अशोक, सृष्टि, अमित, प्रतीक्षा, रोहिणी, प्रकाश, अरुण, प्रिया, नवीन, अफसाना, अभिलाषा, सपना, प्रकाश। ठीक है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी दोस्तों। कल क्लास हमने शुरू की थी पर अनफॉर्चुनेटली क्लास नहीं हो पाई थी। हाँ, पहले से बेहतर है, थैंक यू। पीडीएफ आज निश्चित तौर पर डल जाएंगे। एक्चुअली मैंने कल टीम से पूछा था, तो इशू ये है दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊँ, ये बीमारी ऐसी फैली हुई है कि हमारे जो एक सर हैं जो पीडीएफ अपलोड करते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है। वो 4-5 दिन से नहीं आ पाए हैं, जिस वजह से अभी कहीं पर भी शायद पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रही है। पर आज से वो पीडीएफ अपलोड कर दी जाएंगी, पुरानी पीडीएफ। ठीक है, जितना भी है आज अपलोड कर दिया जाएगा मैटर। ठीक, तो आज आ जाएगा। तबीयत क्या ही बताए यार। रिधि, इस पे हम चर्चा करेंगे प्रियंका। पहले कुछ और चीज़ों पे, उस पे हमें अगले टॉपिक में चर्चा करनी है प्रियंका। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, शुरू करें फिर क्लास को। चलो, तो आज की क्लास में ना दोस्तों, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज की क्लास में हमें बहुत सारे कंसेप्ट की चर्चा करनी है। और जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि एमपीपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है, विशेष तौर पर उसके सवाल जो अब वो पूछ रहा है, अब बहुत ऐसे सवाल भी आने लगे हैं जिसमें एनालिटिकल स्किल की जरूरत होती है। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को ऐसे सवालों के लिए प्रिपेयर कर दिया जाए जो थोड़े से एनालिसिस की डिमांड करते हैं, जो थोड़ा एनालिटिकल प्रवृत्ति के होते हैं। तो आज हम कुछ ही ऐसे मसलों पर चर्चा करेंगे। पहले 45 मिनट या 40 मिनट आपको बस इत्मीनान से चीज़ों को समझना है। फिर अगले 20 मिनट में मैं सारी चीजें आपको डिक्टेट करके लिखवा दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर कोई काम कर रहे हैं तो पूरा फोकस अब आप क्लास पर करें और चीजों को समझें। दोस्तों, अभी मैं बता दूं कि इससे ज्यादा तेज मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो आप साउंड वगैरह जो भी है आप एक बार देख लीजिएगा और अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, खुश होकर के पढ़ेंगे और हर एक चीज बहुत अच्छे से समझेंगे। चले, तो आपको याद होगा हमने एक अध्याय पढ़ना शुरू किया था और इस अध्याय का नाम था भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। और भारत के सामान्य परिचय में अब तक हम भारत की अवस्थिति पढ़ चुके हैं, हम इंडिया की लोकेशन डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपको याद होगा दोस्तों, ठीक है, भारत का सामान्य परिचय में हमने लोकेशन का अध्ययन किया था। फिर हमने नामकरण की बात की थी, नॉमनक्लेचर पढ़ा था। नामकरण के बाद आपको याद होगा दोस्तों, तो हमने थोड़ी सी जानकारी भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में ली थी, एरिया और पॉपुलेशन के बारे में ली थी। और आखिरी टॉपिक अर्थात 1.4 जो हमने पढ़ना शुरू किया था, या डी जिसको हमने नाम दिया था, उसमें हमें भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की चर्चा करना था। हमें लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन के बारे में बात करनी थी। और मुझे याद है कि मैंने आपको ये वाला जो टॉपिक है, इतना टॉपिक तक लिखवा दिया था। बी भी हमने कवर कर लिया ये 1.1 के अंतर्गत। फिर हमने सी वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया था। और डी में दोस्तों हमने आपको ये लिखने के लिए कहा था कि ये वाला एक डायग्राम आप बना लीजिए, ये हम लिख चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों फिर हमने जो अगला टॉपिक पढ़ना शुरू किया था कि सर हमने इसी, ये जो डी नाम का टॉपिक है, इसी के अंतर्गत हमने पहला टॉपिक भी पढ़ लिया था, भारत का अक्षांशीय विस्तार, इंडियाज लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन।
हमें चर्चा करनी है D.2 की, भारत के देशांतरीय विस्तार की, इंडियाज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो अगर आपने हेडिंग नहीं बनाई है तो एक बार मैंने सारा चीजें आपको रिकॉल करा दी, तो हेडिंग बस बना लीजिए अभी आप, D.2 भारत का देशांतरीय विस्तार, इंडियाज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। यहां से हमें लिखना है, पहले समझेंगे फिर हम सभी चीजों को ध्यान से लिखेंगे। चूंकि कल हमारी क्लास नहीं हो पाई तो 10 मिनट हम पुरानी चीजों को रिकॉल करेंगे और फिर हम नए टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये पढ़ लिया था कि सर भारत का जो सबसे मुख्य भूमि के भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है कन्याकुमारी। उसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। और यहाँ भारत का जो अक्षांश है वो कितना है दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश। लेकिन हमने ये भी देखा था कि सर यहाँ पर अंडमान और निकोबार है, और पूरे भारत का, पूरे इंडिया का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, पूरे इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पर है दोस्तों? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, और यहां भारत का अक्षांश है 6 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश। तो भारत की शुरुआत 6 डिग्री 4 मिनट के उत्तरी अक्षांश से होती है और कहां तक जाती है? तो लद्दाख में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, नदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है इंदिरा कॉल। और यहां भारत का जो अक्षांश है वो 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश है। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। हमने इसी तरह बात की थी दोस्तों कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो यहां हमने पाया था कि यहां भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, यहां इंडिया का सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, और इस पश्चिमी बिंदु का नाम है गुहार मोती। इस पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है दोस्तों? गुहार मोती, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। और यहीं से भारत का देशांतर शुरू होता है, और सर यहाँ जो देशांतर है वो 68 डिग्री 7 मिनट का पूर्वी देशांतर है, 68 डिग्री 7 मिनट का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। इसके बाद सर जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा कि अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर एक जिला है, और जिले का नाम है अंजो। इसी जिले में एक गांव है, और गांव का नाम है किबिथु। जो किबिथु है सर, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। इट इज इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, और यहाँ भारत का देशांतर का मान कितना है सर? 97 डिग्री 25 मिनट का पूर्वी देशांतर। चूंकि भारत देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए हर एक देशांतर पूर्व में होगा, और अक्षांश के हिसाब से हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, इसीलिए हर एक अक्षांश, हर एक लैटिट्यूड उत्तर दिशा में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। फिर हमने इस बात की भी चर्चा की थी दोस्तों कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है। तो हमने पाया कश्मीर से कन्याकुमारी, प्यार मोहब्बत की बात, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। फिर पूछा गया कि सर पश्चिम से लेकर के पूर्व तक भारत की लंबाई कितनी है? तो जवाब आया सर 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इतनी बातों की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहां तक हमने बात की थी। फिर हमने ये भी चर्चा की कि सर एक अक्षांश रेखा है, एक अक्षांश रेखा है जिसका मान है 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश। सर 23.5 डिग्री का जो नदर्न लैटिट्यूड है वो भारत से गुजरता है, और इसे हम कर्क रेखा कहते हैं सर, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री का नदर्न लैटिट्यूड विच इज नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द इंडिया। 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, वह भारत से गुजरता है। कमेंट करके बताएंगे कि भारत के कितने राज्यों से गुजरता है। तो सर यह भारत के 8 राज्यों से गुजरता है,
इंडिया के 8 स्टेट से होकर के गुजरता है। याद आ रहा होगा सर, ये सबसे पहला राज्य है गुजरात, यहाँ पर है राजस्थान, सर ये तीसरा राज्य मध्य प्रदेश, यहाँ चौथा छत्तीसगढ़, यहाँ पर पांचवा झारखंड, छठवा वेस्ट बंगाल, ठीक है, सातवां होगा दोस्तों त्रिपुरा, और फिर ये मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। हमने ये भी पढ़ा था कि सर्वाधिक कहां पर है, तो सर ये मैक्सिमम जो है वो एमपी में है, और मिनिमम कहां पर है, सर ये मिनिमम राजस्थान से होकर के गुजरता है। हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि 23.5 डिग्री का जो अक्षांश है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, लेकिन जो 24 डिग्री का अक्षांश है यह भारत के सर्वाधिक 10 राज्यों से होकर के गुजरता है, 10 स्टेट्स से होकर के गुजरता है। और ये वो अक्षांश है जो भारत के सर्वाधिक राज्यों से जाता है। यहां तक मुझे बताइए कि आपको कोई समस्या है? यहां तक सारी बातें याद हैं, रिवीजन हो गया, मैप के थ्रू हमने आपको चीजें एक बार रिकॉल करा दी। कमेंट करके बताइए कि सर क्लियर है या नहीं है, यस और नो, जल्दी बताइए। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। तो आप लोग ये भी याद कर लेंगे कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरता है, वो आपको पता होना चाहिए। मुझे पता नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं भूल जाता हूँ हर बार कि 12 जिले हैं या 14। तो आप लोग याद कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा एक आध बार कि हाँ सर इतने जिले हैं, वो अच्छा 14 हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। ओके, नहीं तो मैं तो सीधा प्रमोद सर को कॉल करता कि सर बताइए मैं अटक गया हूँ यहाँ पर, कितने जिले होंगे, आप हेल्प करें मेरी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब हमें थोड़ा सा चर्चा करनी है देशांतरीय विस्तार से, और यहाँ पे 6-7 कंसेप्ट हम समझेंगे। पहले मैं बता दूं हम किस किस बारे में बात करेंगे। देखो, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे समय के निर्धारण पर, फिर हम भारत की मानक रेखा पर बात करेंगे, हम डे लाइट सेविंग टाइम पे बात करेंगे, हम चाय बागान टाइम पे बात करेंगे, हम साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि भारत में 2 समय रेखाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जैसा लेवल एमपीपीएससी का बढ़ रहा है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ठीक है, तो बहुत ध्यान देना है आपको, ये समझने वाली चीजें हैं। अब थोड़ा सा और हम रिकॉल करते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको एक पॉइंट समझाया था कि देशांतर रेखा के द्वारा जो देशांतर रेखाएं होती हैं दोस्तों, एक मिनट रुकिए मुझे, एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों। हाँ, आप सही है। ओके, हमने पिछली बार ये समझा कि सर हम देशांतर रेखाओं के द्वारा जो लॉन्गिट्यूड होती है, इस लॉन्गिट्यूड का प्रयोग करके हम समय का निर्धारण करते हैं, हम टाइम को डिसाइड करते हैं। अभी कुछ नहीं लिखेंगे, आप लोग समझेंगे पहले। हम समय का निर्धारण करते हैं, हम किसी भी प्लेस के टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला सवाल आया कि आखिर ये कैसे संभव है, कैसे हम देशांतर का प्रयोग करके टाइम डिसाइड कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने यह कहा कि देखिए बहुत आसान है, हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, हमारी अर्थ क्या करती है दोस्तों, रोटेशन करती है, और हमारी पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर है। वो कैसा है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर है, वो वेस्ट टू ईस्ट है। यही कारण है कि हमारे यहाँ सूर्य कहाँ से उगता है, तो सर जो सूर्य है वो हमेशा आप देखेंगे कि पूर्व से उगता है, सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अंडरस्टूड है, बहुत बेसिक बात है। तो इसी आधार पर एक दिमाग लगाया गया कि चूंकि हमारी पृथ्वी लगभग गोल है, ऑलमोस्ट सर्कुलर है, तो हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 24 आवर में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो इसी आधार पर दिमाग लगाया गया कि अगर 24 घंटे में 360 घूमती है तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी, तो 24 को 360 से भाग दे दिया तो मान आ गया 15 डिग्री। फिर इसी को चेंज कर दिया गया कि 15 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। तो सर
1 डिग्री का मान कितना होगा। तो फिर 60 को 15 से भाग दे दिए तो मान आया कि 1 डिग्री का मान होगा 4 मिनट। मतलब हमारी अर्थ जब 1 डिग्री घूम जाती है, मतलब अभी ऐसे है 1 डिग्री घूम गई मतलब 4 मिनट का समय अंतर आ गया, फिर 1 डिग्री घूम गई 4 और मिनट का समय अंतर आ गया। ये कैलकुलेशन तो हमने कर लिया कि 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है। और कह दिया गया कि देखिए जो भी देश ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर, इसको पहले समझ लें कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हुए हैं और ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है। अब यहाँ एक लॉन्गिट्यूड है 10 डिग्री का। कितने डिग्री का दोस्तों? 10 डिग्री का। तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि बताइए यहाँ कितने बजे होंगे। पहले इस चीज पर बात कर लेते हैं। तो बहुत आसान बात याद रखो कि सूरज चूंकि पूर्व से निकलता है, सूरज कहाँ से निकलता है? पूर्व से। तो पहले दिन कहाँ पर होगा? सर पूर्व में होगा। और सबसे आखिरी में दिन कहाँ होगा? पश्चिमी गोलार्ध में होगा। तो एक बेसिक बात याद रखना दोस्तों, जितने भी देश ईस्टर्न हेमिस्फेयर में होते हैं उन सभी के समय के आगे प्लस लगाया जाता है, और जितने भी देश वेस्टर्न हेमिस्फेयर में होते हैं उन सभी के आगे माइनस लगाया जाता है। लॉजिक बड़ा क्लियर है कि सूरज जो है वो पूर्व से निकलता है, तो सूरज की किरणें सबसे पहले पूर्वी गोलार्ध में पड़ेंगी, तो दिन सबसे पहले वहीं पर होगा, फिर सूरज पश्चिमी गोलार्ध में आएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा। अंडरस्टूड? तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ 12 बजे हुए हैं तो जो पूर्वी गोलार्ध में 12 से ज्यादा ही होगा, समय कम नहीं होगा। तो कितना समय होगा? तो कैलकुलेट कर लीजिए कि सर 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 10 का गुणा कर दीजिए 4 से, कितना आ जाएगा? 40 मिनट आ जाएगा। तो सर यहाँ कितने बज रहे होंगे? यहाँ 12:40 का समय होगा दोपहर के। कितना? दोपहर के पीएम। अब दूसरा सवाल हमने आपसे पूछा कि ठीक है 10 डिग्री के पूर्वी गोलार्ध पर 12:40 का समय होगा, 10 डिग्री के ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर 12:40 पीएम होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक बात बताओ कि 10 डिग्री के पश्चिमी देशांतर पर समय कितना होगा? तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर चूंकि ये पश्चिम में है इसीलिए समय क्या होगा? कम। तो यहां माइनस वाला अब कितना आएगा? वही कैलकुलेशन कि सर 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 10 डिग्री में 40 मिनट। अब 40 मिनट आपको क्या करना होगा? 12 में से घटाना होगा। तो 12 में से अगर आप 40 मिनट को घटाएंगे तो समय कितना आएगा? 11:20। कितना? एएम हो जाएगा, ये पीएम था। तो 11:20 का समय यहाँ पर आएगा। तो ये बात तो क्लियर थी, हम कैलकुलेशन करना इतना बेसिक तो सीख गए। लेकिन अभी भी सवाल बहुत बड़ा था, क्वेश्चन बहुत बड़ा था कि आखिर एक देश अपना समय कैसे निकालेगा। यहां तक बात समझ में आई? पहले मुझे एक बात बताओ, क्या यहां तक आपको बात समझ में आई दोस्तों? अगर यहां तक बात समझ में आई फिर हम आगे चलेंगे। कमेंट कीजिए एक बार, यस और नो। बहुत बेसिक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कभी भी आपको इसमें दिक्कत लगे, ऑलवेज वॉच द वीडियो अगेन। ऑल क्लियर? कि सर सारी चीजें क्लियर हैं? और ट्रस्ट मी आज की क्लास करने के बाद आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों, बढ़िया बढ़िया चीजें सीखोगे आज आप। एक सेकेंड रुकिए। तब शायद कैलकुलेशन अलग होती। ठीक है, और क्लियर? ठीक। देखो मिनट में आप दिमाग मत लगाइए वैष्णवी, वो सिंपल सी बात है, वो चीजों को दर्शाने का एक तरीका है। जैसे हम बोलते हैं किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ठीक इसी तरह डिग्री, मिनट और सेकंड, तो वो एक यूनिट है, इकाई है, इसलिए उसमें बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। ठीक है, ऑल गुड। चलो अब ध्यान दो। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सर आखिर, और ये टॉपिक मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा आपको। सर एक बात तो क्लियर हो गई कि हम देशांतर से, हम लॉन्गिट्यूड का प्रयोग करके समय कैसे निकालेंगे, हम टाइम कैसे निकालेंगे, इसमें समस्या नहीं है। लेकिन समस्या इस बात में है कि आखिर
एक देश अपना समय कैसे निकालेगा, एक कंट्री अपना समय कैसे निकाले। अब ये बड़ा मसला है कि देश अपने समय का निर्धारण कैसे करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ हमारे प्यारे भारत देश की बात करें तो भारत देश का विस्तार कितना डिग्री का है, तो सर यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट, मतलब रफली 30 डिग्री का अंतर है। तो क्या हम 30 अलग अलग घड़ियां बनाएंगे सर? यहाँ पर खड़े हैं तो 12 बजा है, फिर 12:04 है, 12:08 है। ये तो हम नहीं कर सकते, इसमें तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। तो फिर सभी दुनिया के देश एक बार फिर आपस में बैठे और उन्होंने कुछ बातों पर निर्णय लिया। सबसे पहला निर्णय ये लिया गया कि अगर कोई भी देश अपने समय का निर्धारण करेगा तो वह समय देश की चौड़ाई के आधार पर किया जाएगा, वह कंट्री की विड्थ के आधार पर किया जाएगा। अब मेरी बात समझना दोस्तों, अगर मान लीजिए कि एक देश है इस तरीके से चौड़ाई, तो क्या इसी चौड़ाई को मैं देश का देशांतरीय विस्तार कह सकता हूं? यस और नो बताइए। क्या इसी को मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन कह सकता हूं? यस और नो कमेंट करके बताओ। चौड़ाई का मतलब क्या हुआ कि सर एक देशांतर रेखा यहां से गुजर रही होगी, एक देशांतर रेखा यहां से। तो अगर एक देश की चौड़ाई इतनी है, ध्यान देना, अगर एक देश की चौड़ाई इतनी है तो इसका देशांतरीय विस्तार भी कम होगा। लेकिन अगर एक देश की चौड़ाई इतनी है तो इसका देशांतरीय विस्तार क्या होगा? ज्यादा। तो अगर आप मैप में रशिया को देखें, अमेरिका को देखें, तो ये बहुत चौड़े देश हैं। ये कैसे देश हैं? इनकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, और चूंकि इनकी चौड़ाई ज़्यादा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन देशों का देशांतरीय विस्तार भी ज़्यादा है, इन देशों का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन भी ज़्यादा है। ध्यान से समझना, आराम से क्लियर होगा। तो अब उन्होंने कहा कि सबसे पहला जो हम इसमें आधार लेंगे वो लेंगे चौड़ाई। और इसी कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक देश की चौड़ाई अगर ज्यादा है, अगर एक देश की चौड़ाई ज्यादा है, उसका देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, तो वो एक से अधिक एक से अधिक देशांतर रेखाओं को एक से अधिक देशांतर रेखाओं को अपनी मानक समय रेखा बना सकता है। वो मोर देन वन लॉन्गिट्यूड को अपनी स्टैंडर्ड टाइमलाइन बना सकता है। मानक समय रेखा का सीधा सा मतलब है कि एक देशांतर को आपने चुन लिया, जैसे भारत ने एक देशांतर को अपनी मानक समय रेखा माना है, विच इज 82.5 डिग्री ईस्टर्न लैंगिट्यूड, जो है 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर। कहने का अर्थ कि जो समय 82.5 डिग्री की देशांतर पर है वही समय पूरे भारत में है। तो 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर को हम भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। 82.5 डिग्री के ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहते हैं। समझ में आया? मानक समय रेखा का मतलब होता है जिस देशांतर रेखा के आधार पर किसी क्षेत्र या किसी देश के समय का निर्धारण किया जाता है, उसी को हम मानक समय रेखा कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहते हैं। तो कहा गया इस कॉन्फ्रेंस में कि अगर किसी देश की चौड़ाई बहुत ज्यादा है, विड्थ बहुत ज्यादा है, तो वो एक से अधिक, मोर देन वन, एक से अधिक देशांतर रेखाओं को अपनी मानक समय रेखा बना सकता है। इसी आधार पर दोस्तों आप देखेंगे कि रूस और अमेरिका दोनों में 11 मानक समय रेखाएं, 11 स्टैंडर्ड टाइमलाइन, 11 मानक समय रेखाएं हैं। वहां अलग अलग क्षेत्र में जाने पर आपको अपनी घड़ियों का समय बदलना होगा। 11 जगह अलग अलग टाइम जोन बनाए गए। और दूसरा आधार इसमें यह रखा गया, सेकंड आधार रखा गया कि जितने भी देश हैं वो हमेशा एक प्रयास करेंगे, कि जिस भी देशांतर रेखा को, ये पॉइंट ध्यान से समझना, कि जितने भी देश हैं जब वो अपनी मानक समय रेखा बनाएंगे तो वो हमेशा ये प्रयास करेंगे कि जो भी देशांतर, जो भी लॉन्गिट्यूड वो स्टैंडर्ड टाइमलाइन के रूप में चुन रहे हैं, वो 7.5 डिग्री के
गुणांक में हो, 7.5 डिग्री के मल्टीपल में हो। अब गुणांक का मतलब समझते हैं आप लोग दोस्तों, बहुत आसान होता है। जैसे मैंने कहा 2 का गुणांक, तो 2 का गुणांक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ये इसको गुणांक कहा जाता है। तो एक और बात कही गई कि सभी देशों को ये प्रयास करना है कि जिस भी देशांतर रेखा का चुनाव वो स्टैंडर्ड टाइमलाइन के रूप में कर रहे हैं, उसमें 7.5 डिग्री के गुणांक का पालन किया जाए, 7.5 डिग्री के मल्टीपल रूल को फॉलो किया जाए। तो अब भारत की समय रेखा देखिए कितनी है दोस्तों। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। अब 82.5 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 7.5 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 11। आप करके देख लीजिए, 7.5 को 11 से गुणा कीजिए, कितना आएगा। 7.5 को अगर आप 11 से गुणा करेंगे तो आपको 82.5 डिग्री मिलेगा। तो अब इस आधार पर फिर देशों ने अपने समय का निर्धारण करना शुरू किया। तो भारत के सामने जब भारत को आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो भारत के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा हुआ कि भारत किस देशांतर को अपनी मानक समय रेखा बनाए, किस लॉन्गिट्यूड को अपनी स्टैंडर्ड टाइमलाइन बनाए। अच्छा, मैं एक बार फिर आपसे प्रश्न करूंगा, जवाब दीजिएगा। मानक समय रेखा का मतलब समझ में आया? बहुत सिंपल मतलब है मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन। किसी भी क्षेत्र से गुजरने वाली वह देशांतर रेखा जिसके आधार पर उस देश के समय या उस क्षेत्र के समय का निर्धारण किया जाता है, वो मानक समय रेखा कहलाती है। स्टैंडर्ड टाइमलाइन का मतलब होता है किसी भी रीजन की ऐसा लॉन्गिट्यूड जिस लॉन्गिट्यूड के बेस पर उस पर्टिकुलर रीजन का टाइम कैलकुलेट किया जाता है, उसी को हम स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, तो पूरे भारत में वही समय फॉलो किया जाता है जो 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा पर होता है। बताइए यस और नो, मानक समय रेखा समझ में आया? क्लियर है? अब ये रखा गया है क्योंकि कुछ होगा, अब इतना मैंने नहीं पढ़ा दोस्तों, इतना जानकारी नहीं है, और मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, पर कहा गया कि प्रयास ये किया जाए कि 7.5 डिग्री के गुणांक में है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ऑल गुड? ठीक। मैं बहुत सारी उसमें लौंग वोंग डाल के चाय पी रहा हूँ। चाय नहीं लग रही है, सरल सा काढ़ा पी रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझे, वेरी गुड। तो अब जब भारत आजाद हो गया तो भारत के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया कि भारत अपनी मानक समय रेखा किसे बनाए, इंडिया अपनी स्टैंडर्ड टाइमलाइन किसे बनाए। अब भारत के सामने दो विकल्प थे। देखिए, आजादी से पहले 1947 से पहले, मैं 15 अगस्त 1947 से पहले की बात कर रहा हूं, तो भारत में 3 समय चिन्ह थे। कितने थे दोस्तों? 3 अलग अलग टाइम जोन इंडिया में चलते थे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत में 3 मानक समय रेखाएं थी, 3 स्टैंडर्ड टाइमलाइन। एक समय चलता था बॉम्बे टाइम, एक समय चलता था कलकत्ता टाइम, और एक समय चलता था मद्रास टाइम। तो भारत में 3 अलग अलग टाइम जोन थे, बॉम्बे टाइम, कलकत्ता टाइम और मद्रास टाइम। तो भारत ने पहला विकल्प ये चुना कि क्यों ना हम इसी को कंटिन्यू रखें। लेकिन फिर अगेन रिसर्च हुई और सारी बातें डिस्कस करने के बाद भारत ने यह कहा कि अगर हम 3 क्षेत्र रखेंगे तो एक तो इंटीग्रिटी में इशू आएगा, एकीकृत भारत बनाने में इशू आएगा, और दूसरी बड़ी बात कि भारत की एक बड़ी आबादी अभी भी साक्षर नहीं है। मैं तो साक्षर की बात कर रहा हूँ, शिक्षित तो छोड़िए, साक्षर और शिक्षित में अंतर होता है। लिटरेट का मतलब होता है अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट हिज और हर ओन नेम। ऐसा व्यक्ति जो अपना नाम लिख सकता है, पढ़ सकता है, उसे हम साक्षर कहते हैं।
और शिक्षित का मतलब क्या होता है? जिसके पास व्यवहारिक समझ होती है चीज़ों की। कोई डिग्री भी हो सकती है, डिग्री ना भी हो तो चीज़ों की व्यवहारिक समझ हो, उसे हम एजुकेटेड कहते हैं, उसे हम शिक्षित कहते हैं। तो उस समय भारत में साक्षरता दर इतनी कम थी और शिक्षित दर का तो पूछिए ही मत। तो भारत ने कहा कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो एक कमेटी बैठी और कमेटी ने रिकमेंडेशन दी 1 सितंबर 1947 को। ये निर्णय लिया गया कि अब भारत में सिर्फ एक मानक समय रेखा होगी और 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर को 82.5 डिग्री का जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है उसे भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन बना दिया गया, मानक समय रेखा बना दिया गया। इसके कारण क्या थे? तो अगर आपसे कोई पूछे कि 82.5 डिग्री को ही हमने क्यों चुना, इसके रीजन क्या थे, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण कि ये रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। दिस इज पासिस ऑलमोस्ट सेंटर फ्रॉम इंडिया। लगभग मध्य, ये नहीं कहेंगे इस तरीके से, दो मध्य हो सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर और ये वर्टिकल सेंटर। तो लगभग वर्टिकल सेंटर से गुजरती है, ऑलमोस्ट आधे क्षेत्र से या लगभग बीच में से गुजरती है। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत चीजों को एकीकृत करना चाह रहा था, इस समय इंटीग्रेट हम करना चाह रहे थे ताकि हम परिवहन संबंधी समस्याओं से बच सके। और एक और कारण कि ये 7.5 डिग्री के गुणांक का पालन भी कर रहा था। ये 7.5 डिग्री का मल्टीपल भी था, जो एक रिक्वायरमेंट है कोई भी मानक समय रेखा बनाने के लिए। तो इन कारणों से भारत ने 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर को अपनी मानक समय रेखा चुना। अब एक बार अगर आप मैप में देखें तो मैप में देखने पर आप पाएंगे कि ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के जाती है, इंडिया के 5 स्टेट से जाती है। इसकी शुरुआत होती है यूपी में, एक जगह है नैनी, नियर मिर्जापुर, प्रयागराज। ठीक है, यहां से इसकी शुरुआत होती है। तो यूपी के बाद ये एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद ये आंध्र प्रदेश। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जबकि मानक समय रेखा जो है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है, वो भारत के 5 राज्यों से होकर के जाती है। तो एक बार मैं मैप में भी आपको ये 5 राज्य दिखा देता हूँ। देखिए यहां से शुरुआत होगी। तो ये पहला स्टेट आप देख रहे हैं यूपी, दूसरा है एमपी, तीसरा आएगा छत्तीसगढ़, चौथा दोस्तों उड़ीसा का कुछ हिस्सा, और पांचवा कौन सा आएगा? आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से होकर के गुजरती है। तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। बताइए यहां तक बातें क्लियर हैं? यस और नो? यहां तक सारी बातें समझ में आई? क्यों हमने 82.5 डिग्री को चुना? इज दिस क्लियर? अभी इस पे मसले भी होंगे, अब उन मसलों की हमें बात करना है कि समस्याएं क्या क्या पैदा होने लगी। बताइए मुझे, पहले यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से ध्यान से समझते जाइए चीजों को इसी तरीके से। ठीक, अब जरा और ध्यान दें। अब हमने 1 सितंबर 1947 को ये डिसीजन तो ले लिया। हमने 1 सितंबर 1947 को ये डिसीजन तो ले लिया कि सर हम सिर्फ भारत में एक मानक समय रखेंगे, हम इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन फॉलो करेंगे जिसका आधार होगा 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर। लेकिन जैसे ही हमने ये निर्णय लिया, सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, और साथ ही साथ में अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, क्योंकि इन्हें एकदम से 1 घंटा कम लगने लगा, इन्हें ऑटोमेटिकली 1 घंटे का अंतर समझ में आया। समस्या क्या थी पहले ये समझिए जरा। देखिए समस्या ये है, हमने कल ही ये बात डिस्कस कर ली थी पुरानी क्लास में कि सर अगर भारत का देशांतरीय अंतर हम देखें तो पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्व में अगर आप जाएं तो 97 डिग्री 25।
अगर आप देशांतरीय अंतर देखें तो ये अंतर लगभग 30 डिग्री का हो जाता है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का हो जाता है। अगर इसे आप कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में, सॉरी, हाँ, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 30 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटा। अर्थ ये हुआ कि किबिथु में अगर सूर्य उदय सुबह 6 बजे हो रहा है, तो वही सूरज आपको गुहार मोती में सुबह 8 बजे उगता हुआ दिखाई देगा। अंडरस्टूड? 2 घंटे के अंतर का मतलब यही है कि चूंकि सूरज पूर्व से उगता है, इसीलिए किबिथु में सूरज जल्दी उगेगा, जबकि गुहार मोती में जब आप देखेंगे तो यहाँ सूरज 2 घंटे बाद उगेगा। तो हमने स्टैंडर्ड टाइमलाइन किसे चुना? तो सर हमने जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन चुना है वो चुना है 82.5 डिग्री की रेखा को। अब अगर आप 82.5 डिग्री को भी ले लें तब भी अंतर लगभग 1 घंटे का बचता है। कैसे? अब इसको रफ आइडिया ले लें तो 82, 10 92 और 5 कितना हो गया? 97। तो अभी भी दोस्तों कितना अंतर आ रहा है? लगभग 15 डिग्री का अंतर आ रहा है, और 15 डिग्री का मतलब कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो अभी भी 1 घंटे का अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर। हमने इस रेखा को मानक समय रेखा मान लिया, लेकिन गुहार मोती में भी 1 घंटे का अंतर महसूस होगा और यहां भी 1 घंटे का अंतर महसूस होगा। तो पूर्वोत्तर के राज्य और अंडमान और निकोबार, इन्होंने विपत्ति दर्ज करवाई और एक मांग शुरू हुई इंडिया में शुरू से ही एक डिमांड शुरू हुई कि भारत में 2 मानक समय होना चाहिए। इंडिया में क्या होना चाहिए? 2 मानक समय होना चाहिए। इंडिया में 2 स्टैंडर्ड टाइम होने चाहिए। अब अगर कोई भी चीज की डिमांड इतने सारे राज्य एक साथ कर रहे हैं, अंडमान और निकोबार भी कर रहा है, तो इस पे कुछ ना कुछ कारण तो होगा। तो इनसे पूछा गया कि आप ये मांग क्यों कर रहे हैं, इसके कोई कारण है क्या, इसके रीजन है क्या? तो उन्होंने कारण बताया। देखो, सबसे पहला कारण उन्होंने ये दिया कि देखिए साहब, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो बहुत ज्यादा है। इंडिया का जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है? वो विस्तृत है। इंडिया हैज अ वेरी एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। और किसी भी देश में अगर इतना बड़ा देशांतरीय विस्तार होता है तो वहां एक से अधिक टाइम जोन होने चाहिए। और हमने भी देखा है दोस्तों, लगभग 30 डिग्री का विस्तार है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का एक्सपेंशन है। ठीक है, तो ये पहली बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि इससे क्या हो रहा है, हमारी उत्पादकता में कमी आ रही है। किस चीज में कमी आ रही है? हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी आती है। ठीक है, उत्पादकता मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति कोई भी इकाई समय में, जैसे 1 घंटे में मान लीजिए कि मैं 6 पेज पढ़ रहा हूं और आप में से कोई व्यक्ति है वो 1 घंटे में 8 पेज पढ़ रहा है, तो मैंने भी 1 घंटे काम किया, आपने भी 1 घंटे काम किया, लेकिन उत्पादकता किसकी ज्यादा है? आपकी उत्पादकता ज्यादा है क्योंकि आपने 8 पेज पढ़े हैं। मेरी उत्पादकता कम है, मैंने 6 पेज पढ़े। तो उन्होंने कहा कि हमारी उत्पादकता कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें 1 घंटे कम समय मिल रहा है हमारे टाइम जोन के हिसाब से। अगला उन्होंने कंसर्न ये दिया कि हम इसलिए डिमांड कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। कैसे बढ़ती है एनर्जी की डिमांड? इसको जरा ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण लेते हैं हम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये तो पूर्वी राज्य है, बहुत ही पूर्व में है, तो सूरज जल्दी उगेगा। तो यहां पर सूरज जल्दी उग गया, लेकिन ऑफिस कितने बजे खुलना है? कहा गया कि भैया ऑफिस तो खुलेंगे सुबह 10 बजे, क्योंकि पूरे भारत में सरकारी ऑफिस सुबह 10 बजे ही खुलते हैं। और बंद कितने बजे होंगे? कहा गया भैया बंद होंगे 6 बजे, क्योंकि पूरे सरकारी ऑफिस 6 बजे ही बंद होते हैं। यस और नो? ये बात अरुणाचल के लिए भी कही गई। तो 10 और 6 का टाइम पूरे मध्य भारत के लिए अच्छा है,
लेकिन वास्तव में आप देखिए तो ये अरुणाचल के लिए 10 बजे का समय नहीं है, वहां तो सूरज 1 घंटे पहले ही उग गया था। तो एक्चुअल में हमें ये 10 दिख रहा है, लेकिन है कितना, ये 11 AM है। उनकी छुट्टी एक्चुअल में कितने पे हो रही है, 7 बजे हो रही है। तो अब ये जो 1 घंटा आखिरी का बच रहा है, जो 1 आवर एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसमें तो सूरज डूब जाएगा। और अगर सूरज डूब जाएगा तो फिर आपको एनर्जी इक्विपमेंट चालू करने पड़ेंगे, फिर ऊर्जा की खपत भी बढ़ जाएगी। यस और नो, ऊर्जा की खपत क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर पूरे मध्य भारत में यहाँ 6 बजे सूरज नहीं डूबा, तो यहाँ के ऑफिस को बिजली नहीं जलानी पड़ेगी अलग से। लेकिन अरुणाचल में तो सूरज डूब गया ना, तो वहां पर बिजली जलानी पड़ेगी, जिस वजह से ऊर्जा की खपत बढ़ेगी। जिस सॉरी जिस वजह से क्या होगा दोस्तों, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी, एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाएगा। चौथा उन्होंने कहा कि इस चीज का स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हेल्थ पर। और एक जवाब उन्होंने और दिया विच इज वेरी वेरी लॉजिकल। उन्होंने कहा कि भारत औपनिवेशिक काल से ही, मतलब जब से अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में चाय के बागान लगाना शुरू किया, तो वो शुरुआत से ही चाय बागान समय जोन का पालन कर रहे हैं। वो शुरुआत से ही चाय बागान समय का पालन कर रहे हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है टी गार्डन टाइम जोन। वो शुरुआत से ही टी गार्डन टाइम जोन का पालन कर रहे हैं। अब ये टी गार्डन टाइम जोन में ये होता है दोस्तों कि इसमें घड़ियां 1 घंटा पीछे रहती हैं। आप जैसे मान लो आपने कहा 6 बजे है, हमने मान लिया 6 बजे हैं, तो इसमें क्या होगा टी गार्डन में, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा समझना। जैसे हम मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं और मध्य प्रदेश में मेरा एक चाय का बगीचा है, तो मैंने कहा कि भैया यहाँ पर जो लेबर है वो सुबह 10 बजे आएगा। मध्य प्रदेश में हमारा चाय का बगीचा है, तो लेबर कितने बजे आएगा दोस्तों, लेबर सुबह 10 बजे ही आएगा। लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में कॉलोनियल टाइम पीरियड से ही चाय बागान समय का पालन हो रहा है, क्योंकि वहां पर लोगों को पता है कि सूरज जल्दी उगेगा, ठीक है, और जल्दी डूब जाएगा। तो वहां 10 की जगह वो 9 बजे का समय रखेंगे। ठीक है, कितने, 9 बजे का। इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि मान लीजिए हमारी ऑफलाइन एक कोचिंग है, आप मुझसे जबलपुर में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सुबह 8 बजे बुलाऊंगा। लेकिन वही आप मुझसे अरुणाचल प्रदेश में पढ़ने लगेंगे, तो मैं आपको सुबह 7 बजे बुलाऊंगा। क्यों, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि 1 घंटे का अंतर है। तो वहां पर चाय बागान समय का पालन किया जा रहा था, जो वैसे भी स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटे पीछे था। और उस समय वो कलकत्ता का टाइम फॉलो करते थे, तो उससे भी वो पीछे था, कलकत्ता के टाइम से भी क्या था, पीछे था। क्लियर। तो ये 5 कारण वो देते रहे। ये हमारे 5 कारण हैं जिस वजह से हमारे पास एक अलग समय होना चाहिए, एक अलग टाइम जोन होना चाहिए। अब सरकार बात तो रखेगी कि भैया इतने लोग डिमांड कर रहे हैं, तो चलिए इसका कुछ ना कुछ समाधान करते हैं। तो सरकार ने क्या किया, 2001 में 2001 में एक समिति बनाई और बहुत से वैज्ञानिक, विज्ञान मंत्रालय ने ही ये समिति बनाई थी, बहुत से बहुत से वैज्ञानिक एक्सपर्ट को इसमें शामिल किया गया। 2004 में इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसे उस समय कपिल सिब्बल आई गेस मंत्री थे, उन्होंने प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के लिए 2 समय जोन बनाना सही नहीं है। इंडिया के लिए 2 स्टैंडर्ड टाइमलाइन बनाना सही नहीं है। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर इंडिया टू हैव मोर देन 1 टाइम जोन। तो रिपोर्ट ने पूछा क्यों भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, रिपोर्ट को भी कारण तो देना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि बिना कारण दिए हो जाएगा। तो उन्होंने कारण देना शुरू। देखो, सबसे पहला कारण इन्होंने ये दिया दोस्तों, पहला रीजन उन्होंने ये दिया कि भारत में इससे परिवहन संबंधी परिवहन संबंधी जटिलता आ जाएगी। इंडिया में इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी
इन द टाइम टेबल ऑफ ट्रांसपोर्ट, विशेष तौर पर ट्रेन और एयर। ट्रेन और एयर का जो टाइम टेबल है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, और उस समय इतने कंप्यूटरी चीजें नहीं थी। आप जानते हैं कि चीजें कंप्यूटरीकृत नहीं थी, ठीक है, चीजें इतनी ऑनलाइन नहीं थी, ऑनलाइन थी ही क्या, सब ऑफलाइन ही चल रहा था। तो इससे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी, वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा, और बहुत इससे दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। इससे एयर एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, इससे ट्रेन के एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या। दूसरी उन्होंने बात कही कि इससे एक और समस्या है, प्रशासनिक समन्वय की समस्या उत्पन्न होगी। इससे प्रशासनिक समन्वय की समस्या उत्पन्न होगी, अर्थात इट विल इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम कैसे? केंद्र में अलग समय है, राज्यों में अलग समय है, दूसरी जगह कोई और समय है, तो केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय में समस्या हो सकती है, और इवन राज्यों के बीच में इंटर स्टेट लेवल पर भी समन्वय में समस्या हो सकती है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। एक ये बात रखी गई। उनसे और पूछा गया कि क्या कोई और कारण है, तो उन्होंने और भी इसके कारण दिए। उन्होंने कहा कि इससे एक और बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, और वो समस्या ये है कि जो भारत की साक्षरता दर है, या भारत के जो शिक्षित दर है भारत की जो साक्षरता दर है या शिक्षित दर है, वो अभी भी कम है। और चूंकि इंडिया का लिटरेसी और एजुकेशन रेट कम है, तो लोगों को इसको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। पीपल मे गेट कंफ्यूज अबाउट दिस टाइम टेबल। और एक और बहुत अच्छा लॉजिक दिया कि देखिए, हमने भारत में ऑलरेडी जितने भी संस्थान हैं और जितने भी उद्योग हैं, उन्हें ये बोल रखा है कि वो जिस समय का चाहें उस समय का निर्धारण कर सकते हैं। टाइम को लेकर के हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। जैसे मेरा एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, मैं चाहूं तो लोगों को सुबह 9 बजे भी बुला सकता हूँ, 10 बजे भी बुला सकता हूँ, 12 बजे भी बुला सकता हूँ। मुझे जब छुट्टी देना मैं दे सकता हूँ। स्कूल भी अपने समय का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं, उसमें ये इशू नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल है तो वो लोकल लेवल पर जो मुख्यमंत्री हैं उसके या राज्य है, वो लोकल लेवल पर स्कूल का टाइम टेबल सेट कर सकते। तो इतनी समस्याओं के चलते, इतनी प्रॉब्लम के चलते उन्होंने कहा कि भारत के लिए एक अलग समय जोन बनाना सही नहीं होगा, इंडिया के लिए एक सेपरेट टाइम जोन बनाना सही नहीं होगा। अभी ये मसला दोबारा से चर्चा में आ गया। दोबारा से ये मसला इसलिए चर्चा में आ गया कि CSIR, अब जानते हैं सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो उसने एक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, तो उसने एक रिपोर्ट तैयार की। उसने रिपोर्ट एक तैयार की जो एक साइंस मैगजीन में पब्लिश हुई, CSIR की रिपोर्ट। उसमें यह कहा गया कि अगर भारत चाहे तो एक से अधिक समय जोन बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं जाएगी, और अब शायद भारत इसके लिए तैयार है। और उसमें एक इंटरेस्टिंग डेटा दिया गया कि अगर भारत दो काम कर सकता है, 82.5 डिग्री की जगह अगर भारत 90 डिग्री को या 90.5 डिग्री को अपनी मानक समय रेखा बना ले, तो इससे भारत 2.5 बिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर साल बचा सकता है। तो रिसेंटली ये बात चर्चा में आ गई, इसीलिए अब आपसे हो सकता है प्रश्न पूछा जाए। अभी प्रश्न वगैरह की बाद में चर्चा करेंगे, पहले मुझे बताओ यहां तक टॉपिक समझ में आया? टी गार्डन की चर्चा हमने कर ली, हमने आपको ये भी समझा दिया कि क्यों ये डिमांड है और भारत सरकार का क्या ओपिनियन है। हम क्या ओपिनियन देंगे कि देखिए, इस पर अभी और रिसर्च होनी चाहिए, और सभी हितधारकों को साथ में लेकर के जो सबके लिए उचित हो वो निर्णय लिया जाना चाहिए। ये हमारा कंक्लूजन होगा, ये हमारा ओपिनियन होगा। पहले मुझे बताएं, क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? यस और नो? यस और नो? तैयार रहिएगा। अब ऐसे प्रश्न आपको MPPSC में मिलेंगे तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे सर ये नए प्रश्न आ गए। करण, पूनम, मनीषा, आनंद, ठीक है। कोई डाउट? मजा आया?
अभी एक दो चीजें और समझेंगे आप तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक। ठीक, चलो अब ध्यान देना एक और टॉपिक के ऊपर, एक और मसले पर हम बात करने वाले हैं। एक और चीज समझना, फिर हम इसे आपस में लिंक करेंगे। अब आप लोगों ने एक नाम और सुना होगा, अभी नहीं लिखना, पहले समझना है, आज पहले समझना है फिर। ओके, चलो ध्यान देना। अब हमें एक और टॉपिक की बात करनी है दोस्तों, फिर हम लिखेंगे हर एक चीज को। एक शब्द आपने और सुना होगा, डेलाइट सेविंग टाइम। हिंदी में इसके लिए यही वर्ड है, DST। ये वर्ड सुना है आप लोगों ने कभी भी किसी डिस्कशन में, चर्चा में? डेलाइट सेविंग टाइम, DST, टाइम जोन न बना के, हाँ ये यही किया है, बिल्कुल यही किया है। फिर जैसे उनका टाइम जोन अलग सेट हो जाए तो वो टाइम सेट करेंगे, हाँ बिल्कुल। फिर क्या होता है, जैसे अमेरिका में होता है ना दोस्तों, जैसे अमेरिका में होता है, रशिया में होता है, तो जैसे ही आप उस क्षेत्र में पहुंचेंगे तो आपकी घड़ी में ही एक इंडिकेशन, अब तो ऑटोमेटिक घड़ी हो गई है। अदरवाइज पहले क्या होता था कि फिर वहां घड़ी का टाइम बदल दिया जाता था और लोग उसी घड़ी के हिसाब से अपनी घड़ी का टाइम बदल लेते थे। ठीक है, अभी भी ये होता है, लेकिन अब चूंकि चीजें डिजिटल हो गई हैं तो उतनी समस्या नहीं जाती, आपकी घड़ी में ही आपको वो इंडिकेशन मिल जाएगा जैसे ही आप उस क्षेत्र में पहुंचेंगे। ठीक है, ये वाला सिस्टम हो गया है। चलें अब ध्यान दें, तो एक शब्द है जो बड़ी चर्चा में रहता है, डे लाइट सेविंग टाइम। अब ये भी एक नया कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट पता है निकल करके आया 1916 में, पहले विश्व युद्ध के समय। जब 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1916 में पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तब एक नया कंसेप्ट अपनाया जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने, और उसी कंसेप्ट को डे लाइट सेविंग टाइम कहा गया, जिसका उपयोग अभी यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के कुछ राज्य करते हैं। क्या मसला है समझिए, डे लाइट सेविंग टाइम, समझें, डे लाइट को सेव करना है, इसका मैक्सिमम यूज करना है। तो अब मुझे एक बात बताएं, बहुत नेचुरल सी बात है, पहले कंसेप्ट समझ लें। डे लाइट सेविंग टाइम में होता यह है कि ऐसे देश जो भूमध्य रेखा से बहुत ऊपर हैं, जो इक्वेटर से बहुत ऊपर हैं, ये क्या करते हैं, ये गर्मी के दिनों में जो भी इनका स्टैंडर्ड टाइमलाइन है उसमें समय को 1 घंटे आगे बढ़ा देते हैं। और जब भी शरद ऋतु आती है, ऑटम का सीजन आता है, ठीक है, तो इसे वो 1 घंटा कम कर देते। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे जो प्रकाश है, जो प्राकृतिक प्रकाश है, जो नेचुरल लाइट है, उसका ज्यादा उपयोग होता है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, जिस वजह से क्या होता है, जो ऊर्जा की खपत है, जो एनर्जी की सेविंग है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका पहली बार प्रयोग कब किया गया, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने इसका प्रयोग किया था। फिलहाल यूरोपीय यूनियन और यूएसए के कुछ राज्य इसका पालन कर रहे हैं, कुछ पालन इसका कर रहे हैं। अब इसका कंसेप्ट क्या है समझते हैं अपने एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, इसमें कहा यह जाता है कि जो गर्मी के दिन होते हैं, देखो हमारे यहाँ उतना अंतर देखने नहीं मिलता क्योंकि हम भूमध्य रेखा से बहुत दूरी पर नहीं है। लेकिन पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जो क्रिकेट देखते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वॉच क्रिकेट? कितने लोग हैं जो क्रिकेट देखते हैं? हाँ, वेरी गुड कृति, बहुत अच्छा। क्योंकि जब मैं ये शेयर मार्केट में हम लोग थे शुरुआत में, हमारा काम था सेल्स करना, तो सेल्स में हम कोई सारी बातें सिखाते थे कि भाई जो भी अमेरिका की सेल उठा लेता था उसको बोनस मिलता था। क्रिकेट देखते हैं? नहीं देखते? चलो, जितने लोग देखते हैं, आप देखिएगा हमेशा जब भी इंग्लैंड में भारत के मैच होते हैं
तो आप ये चीज नोटिस करना कि जब इंग्लैंड में टेस्ट मैच होता है तो समय 5 बजे का है, लेकिन वो 6 बजे तक भी खेलते रहेंगे और 6 बजे तक भी आपको धूप दिखेगी। 6 बजे, 7 बजे तक भी आपको धूप दिखेगी। और हमारे यहाँ आप देखिए 5 बजे के बाद ही दिखने लगेगा कि सनलाइट का क्या है, अब खत्म होने लगे। तो क्या होता है, एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है, याद रखिएगा इस कंसेप्ट को, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान देना। हमारी पृथ्वी का आकार लगभग गोलाकार है, ऑलमोस्ट जियोइड है, और ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं दोस्त, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर से दूर जाते हैं, जो दिन और रात की अवधि है, जो दिन और रात की अवधि है, इसमें अंतर बढ़ता जाता है। As we go away from the equator, the difference in the duration of day and night increases। देखो, मैं दिन और रात की अवधि का मतलब क्या होता है, दिन का मतलब होता है कितने घंटे सूरज की रोशनी है, उसे दिन कहते हैं, और जब सूरज की रोशनी चली जाती है तो उसे हम रात कहते हैं। भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो जब गर्मी का मौसम आएगा तो दिन बड़े और रात छोटी, और जब ठंड का मौसम आएगा तो दिन छोटे और रात बड़ी। ये कंसेप्ट लागू होता है, जबकि इक्वेटर पर ऐसा कुछ नहीं, 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात है। अंडरस्टूड? तो ये क्या होता है कि अब चूंकि गर्मी का समय है और गर्मी के समय में सूरज की रोशनी ज़्यादा लंबे समय तक है, तो वो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि उनके यहाँ पर सुबह के 9 बजे हैं, तो इसे वो 1 घंटे आगे बढ़ा 10 बजा देंगे। क्यों? क्योंकि ऑफिस 6 बजे की जगह आप 7 बजे तक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूरज की रोशनी है, आप ये काम कर सकते हैं। और सुबह इजीली आप सोइए, जो कुछ भी आपको करना है कीजिए। और जब ठंड का मौसम आएगा तो ठंड के मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं, तो घड़ी को 1 घंटा पीछे कर देते हैं। घड़ी को क्या करते हैं, 1 घंटा पीछे कर देते हैं। मान लीजिए सुबह 9 बजे का स्टैंडर्ड टाइम था, तो वो 1 घंटे माइनस कर देंगे, तो अब ऑफिस 8 बजे आपका शुरू होगा। कितने बजे शुरू होगा? 8 बजे। और हम क्या करते हैं जीवन में, हम पूरा उल्टा काम करते हैं। हम हर काम क्या करते हैं दोस्तों, हम हर एक काम उल्टा करते हैं। गर्मी के दिन में हम थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे, और जो सर्दी के दिन है, जो ठंड के दिन है, उसमें हम काफ़ी लेट उठते हैं, काफ़ी लेट उठते हैं दोस्तों, है ना? क्यों? क्योंकि रजाई में सोने में मज़ा आता है देर तक। तो ये वाली चीज़ है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अंडरस्टूड? यहाँ तक बात समझ में आई? तो डे लाइट सेविंग टाइम का मतलब बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। डे लाइट सेविंग टाइम का मतलब कि गर्मी के दिन में घड़ी को मानक समय से 1 घंटे आगे बढ़ा दीजिए, और ठंड या शरद ऋतु के मौसम में उसे 1 घंटे पीछे कर दीजिए, ताकि दिन के प्रकाश की अवधि का हम अधिकतम इस्तेमाल कर सकें, मैक्सिमम प्रयोग कर सकें। ठीक। अब सवाल ये आता है कि सर, भारत में इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हम? इंडिया में हम DST का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो पूछा गया मंत्रालय से। तो भारत सरकार का ये कहना है, चूंकि भारत भूमध्य रेखा से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हमारी दूरी सिर्फ 37 डिग्री है, 37 डिग्री है अधिकतम दूरी। इसीलिए भारत में दिन और रात की अवधि में, डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता। और चूंकि भारत में डे एंड नाइट की ड्यूरेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता, यही कारण है कि हमें भारत में डे लाइट सेविंग टाइम को नहीं अपनाना चाहिए। यूरोप बहुत ऊपर है दोस्तों, 66 के आसपास तक पहुंच जाता है यूरोप के कुछ हिस्से, तो है ना। 45, 40, 50 यहां तक है, तो वहां डिफरेंस दिखता है, वहां दिखेगा आपको कि दिन बहुत बड़ा हो रहा है, दिन बहुत बड़ा हो रहा है, क्लियरली विजिबल होगा। लेकिन भारत बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इक्वेटर से, तो यहाँ उतना अंतर आपको समझ में नहीं आएगा, उतना बड़ा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। तो ये एक तर्क दिया गया, इसीलिए भारत ने इसको नहीं अपनाया। दूसरी बात, एक अध्ययन किया गया, एक स्टडी की गई दोस्तों, और ये देखा ये पता लगाने के लिए क्या वास्तव में
जो डीएसटी है वो अच्छा है या नहीं है। तो इसके बारे में पता पड़ा कि ये अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से समझ। देखिए, सबसे पहली बात, हमारी एक साइकिल होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। ध्यान देना, ये नया वर्ड है, सर्केडियन रिदम। अब ये सर्केडियन रिदम क्या होता है, तो हमारी बॉडी में सर्केडियन रिदम का मतलब होता है कि एक चीज़ें सेट है कि इतने बजे इंसान सोएगा, इतने बजे इंसान उठेगा, इतने बजे इसकी हार्ट बीट ये रहेगी। इसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। अब बायोलॉजी में इसे डिटेल से पढ़ते होंगे। तो कहा गया कि जब भी इंसानों की लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाता है तो उनके सर्केडियन रिदम पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें हमेशा अपनी लाइफ को 1 घंटे एडजस्ट करना पड़ता है, जिससे उनका सर्केडियन रिदम बदलता है। और सर्केडियन रिदम बदलने से उनके स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव होते हैं, हेल्थ पर इसके दुष्प्रभाव होते हैं। सर्केडियन रिदम का मतलब समझ में आया? बहुत सिंपल है कि एक व्यक्ति कितने बजे सोता है, कितने बजे जागता है, कितने बजे खाता है, इन सब की साइकिल को हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। स्वास्थ्य पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है और कहा गया कि इससे मानसिक प्रभाव भी पड़ता है व्यक्ति पर। और इसी मानसिक प्रभाव की वजह से कई बार वह अनिद्रा की स्थिति में होता है। कई बार वह अनिद्रा मतलब कि पूरी तरीके से जगा नहीं है, पूरी तरीके से वो कॉन्शियस नहीं है। और इस अनिद्रा की स्थिति में जब वो ड्राइविंग करता है दोस्तों, जब वो चलाता है कार वगैरह, तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो ये देखा गया कि जब हम अमेरिका में डीएसटी का प्रयोग किया गया तो उससे जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसमें लगभग 7% की बढ़ोतरी हुई, ऑलमोस्ट 7% का इंक्रीज हुआ। तो अभी भी डे लाइट सेविंग टाइम को लेकर के सभी लोग जो हैं वो एक मत नहीं है। डीएसटी को लेकर के अभी भी सभी देश एक मत नहीं है। और यूएस जर्नल की ये जो रिपोर्ट आई है कि इसने 7 से 7.5% सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी की है, वो भी अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। हाँ, और एक और बहुत बड़ा कारण, हाँ आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, हम डीएसटी अपना क्यों रहे हैं? डीएसटी अपनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? क्यों अपना रहे हैं हम डे लाइट सेविंग टाइम? अगर मैं एक शब्द में आपसे पूछूं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डीएसटी को अपनाने का? कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया, एनर्जी बचाना सर, ऊर्जा की बचत करना। बहुत अच्छे, मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ो अच्छे से, मजा आता है। कि सर डीएसटी हम अपना इसीलिए रहे हैं ताकि हम एनर्जी को सेव कर सकें, हम ऊर्जा की खपत को कम कर सकें। यस और नो? लेकिन ये देखा गया कि साहब ऐसे बहुत से इक्विपमेंट हैं, ऐसे बहुत से ऑफिस हैं, जो दिन हो या रात हो ये इक्विपमेंट लगातार चलते ही रहते हैं। इन्हें दिन और रात होने से फर्क नहीं पड़ता, तो हम बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा की बचत नहीं कर पाते। और अब देखना, एक बहुत अच्छी बात आपको दिखाता हूँ, लोगों की मूर्खता बताता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ग्रीन बिल्डिंग कोड है कि भारत में, विशेष तौर पर भारत में दिल्ली तक जितने भी क्षेत्र आते हैं वहां कांच की इमारतें नहीं बनानी चाहिए। हमें कांच का घरों में कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ये ग्रीन बिल्डिंग कोड है। क्यों सर कांच का कम से कम प्रयोग क्यों करना चाहिए? बहुत सिंपल बात है दोस्तों। कांच ग्रीन हाउस गैस की तरह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए काम करता है। उससे क्या होता है, आपने देखा, इन्हें बेसिक कंसेप्ट है कि कांच के अंदर तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर एक इमारत में बहुत सारे कांच लगे हुए हैं, बहुत सारे ग्लासेस लगे हुए हैं, तो आप देखिएगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर आप किसका उपयोग करोगे? एसी का प्रयोग करोगे। एसी का प्रयोग करोगे तो क्या होगा? एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरी बात, कांच लगाना वहां सही है जहां विंडो का प्रयोग कर रहा है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, कांच हम लगाते हैं 100 पीस के लिए। हमने कांच से पूरी बिल्डिंग की कवर, ठीक है। अब कांच ऐसे लगा लेते कि भैया कम से कम लाइट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो लाइट का भी प्रयोग करते हैं लोग। कांच लगाएंगे और फिर ऊपर से पर्दे डाल देंगे। कोई सेंस है इस बात का? आप मुझे बताओ, क्या रत्ती भर सेंस है इस बात का?
कांच लगाया फिर तुमने पर्दे लगा दिए, इससे अच्छा दीवार ही बना लेते भैया। दीवार बना लेते तो तुम्हारा जो हीटिंग है वो थोड़ा, जो हीट है वो कम होता, तो एसी तुमको कम चलाना पड़ता। तो इस प्रकार की तो हरकतें हैं। तो ये बात स्टडी में कही गई, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात स्टडी में कही गई। ठीक है कि भैया इसमें एनर्जी का कंजम्पशन हो ही नहीं रहा है, दिन हो रात हो वो लाइटें तो जला ही रहे हैं। तो फिर इस बात का पर्पस ही खत्म हो जाता है कि हमने डीएसटी बनाया जिस पर्पस के लिए था वही पर्पस खत्म नहीं हुआ। कहा कि भैया जिम जाना है, क्यों जाना है? मोटापा कम करना है। जिम किसके ऊपर? देखा तो भैया जिम के नीचे बढ़िया हलवाई की दुकान है, तो जिम जाना अब मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि जिम जाऊं ना जाऊं हलवाई की दुकान पर जाना तो तय था। तो जो उद्देश्य है जिम जाने का वही पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, उल्टा नकारात्मक प्रभाव और हो गए हमारे ऊपर, है कि नहीं? हाँ। समझ रहे हैं? तो अगर हम, मेरा जो मानना है ये इन सबसे बेहतर है, कई गुना बेहतर है कि हम सिर्फ कोड का पालन करें। जो बिल्डिंग कोड है, अगर हम ग्रीन बिल्डिंग कोड का पालन करने लगे तो हम इतनी एनर्जी बचा पाएंगे जितना शायद हम इमेजिन भी नहीं कर रहे हैं। तो हम जितना जो चिल्लाते रहते हैं लाइट की खपत, लाइट की खपत, उतनी खपत होगी ही नहीं। हम बिल्डिंग, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स अगर बनाए, मुश्किल से 5% ज़्यादा खर्च आता है तो आप बहुत सारी सेविंग कर पाए। तो ये ज़्यादा बेहतर उपाय है इंस्टेड कि हम ऐसा कुछ करें। तो ये डे लाइट का कंसेप्ट है। ऑल गुड, क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? ठीक, दो कंसेप्ट और हैं फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बताइए क्लियर है ना? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी क्लियर हो गया, दिस इज ऑल क्लियर। अब अगले मसले पर चर्चा करिए। अगला जो मसला है, एक और शब्द आपने सुना होगा, स्थानीय समय। एक और शब्द आपने सुना होगा, स्थानीय समय, लोकल टाइम। स्थानीय समय, लोकल टाइम, ये वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं। लोकल टाइम स्टैंडर्ड टाइमलाइन से थोड़ा अलग होता है। इसका कंसेप्ट बड़ा सिंपल है दोस्त। इसका कंसेप्ट यह है कि जैसे मान लीजिए कि आप इस क्षेत्र में रहते हैं, इस जगह का नाम हम रख लेते हैं रामपुर। ये सर आप रामपुर नाम की जगह पर रहते हैं, तो रामपुर के लोकल टाइम का मतलब होगा, जो भी यहाँ पर लोकल टाइम कैलकुलेट करेगा वो इस बात को कैलकुलेट करेगा कि वो कौन सा समय है, वो कौन सा समय है जब सूरज, जो सन है, वो सबसे अधिक ऊंचाई पर है। वो कौन सा टाइम है जब जो सन है वो अपने पीक पर है, बिल्कुल सबसे ऊंचा कब है सूरज। और जिस समय सूरज उस क्षेत्र में सबसे ऊंचाई पर होगा, सबसे ऊंचाई पर होगा, उस समय रामपुर की घड़ी में दोपहर के 12 बजा दिए जाएंगे और यही रामपुर का लोकल टाइम हो। ये वो तरीका है दोस्तों जो एंशियंट टाइम में इस्तेमाल किया जाता था समय का निर्धारण करने में। ठीक है, सबसे ऊंचा सूरज, और जब सबसे ऊंचा सूरज होता है तो उस समय सबसे कम परछाई बनती है हमारी। ठीक है, उस समय सबसे कम परछाई बनती है जब सूरज सबसे ऊंचा होता है। तो इस बात को देखा जाता था कि सूरज सबसे ऊंचा कब है, और जब सूरज सबसे ऊंचा होगा तो वहां पर घड़ी में 12 बजा दिए जाएंगे और ये 12 बजे जो है वहां का लोकल टाइम होगा। क्या होगा? लोकल टाइम होगा। एक देशांतर रेखा पर, जो एक देशांतर रेखा होती है, तो इस पूरी देशांतर रेखा पर लोकल टाइम की वैल्यू एक जैसी होती है, समान होती है। तो लोकल टाइम का सीधा सा मतलब है कि किसी क्षेत्र में सूरज जब सबसे ऊंचाई पर है, सबसे हाइट पर है, उसी समय पर वहां 12 बजा दीजिए, दैट विल बी द लोकल टाइम। यही आपका लोकल टाइम होगा। ठीक, क्लियर? ठीक है, ये आसान है। अब एक आखिरी टॉपिक जो इसमें बचा हुआ है और यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और फिर हम इसका जवाब देंगे। लिखने से अच्छा मैं आपको सुना देता हूं प्रश्न, या फिर ये मैप में दिखा देता हूं, मैप में सबसे अच्छा है। आप देखें, ये कश्मीर, ये लद्दाख है, लद्दाख, और यहां कन्याकुमारी। दो हैं, लगभग एक ही देशांतर पर है, ऑलमोस्ट एक ही लॉन्गिट्यूड पर है। मेरा सवाल आपसे यह है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या कन्याकुमारी और लद्दाख के समय में कोई अंतर होगा?
विल देयर बी एनी डिफरेंस इन द टाइम ऑफ लद्दाख एंड कन्याकुमारी? क्या लद्दाख और कन्याकुमारी के समय में कोई अंतर होगा? यस और नो? नहीं होगा। ठीक है, देशांतर वाले पॉइंट में था कि एक देशांतर रेखा, वैसे ये एक देशांतर रेखा तो लोकल टाइम की वैल्यू एक जैसी होगी। बहुत बढ़िया जवाब दिया कि सर कन्याकुमारी और लद्दाख में टाइम ड्यूरेशन में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइम में कोई अंतर नहीं आएगा। 5:30 जब यहां बजेंगे तभी 5:30 लद्दाख में बजेंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात, सही जवाब है। दूसरा सवाल, क्या लद्दाख और कन्याकुमारी, क्या ठीक है, अब दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि कन्याकुमारी और लद्दाख, कन्याकुमारी और लद्दाख, क्या इन दोनों में दिन की समय अवधि में अंतर होगा? यस और नो? कन्याकुमारी और लद्दाख के जो डे और नाइट की ड्यूरेशन है, क्या इसमें डिफरेंस होगा? यस और नो? जवाब दीजिए। कुछ कह रहे हैं नो, कुछ कह रहे हैं यस। मैंने अब देखो सवाल चेंज किया, मैंने कहा कि कन्याकुमारी और लद्दाख की दिन और रात की अवधि। नहीं, यस नो, यस नो, यस नो, नो यस। ठीक है, अब ध्यान दो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख बच्चों। अभी आपको हमने क्या बताया था कि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हैं, डे एंड नाइट की जो ड्यूरेशन है, जो दिन और रात की अवधि है, इसमें अंतर होता है, इसमें डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये मान लीजिए हमारी इक्वेटर, तो ये तो बिल्कुल पास है, यहां नहीं अंतर पड़ने वाला। कन्याकुमारी में थोड़ा बहुत अंतर, बिल्कुल माइनर, यहां लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। लेकिन लद्दाख में तो 33 डिग्री 6 मिनट हो गया। यहां तो अंतर आएगा ना, भले कम हो लेकिन अंतर तो आएगा। तो यहां कन्याकुमारी में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी, लेकिन लद्दाख में हो सकता है गर्मी के दिनों में 12.5 या 13 घंटे का दिन हो और 11 घंटे की रात हो, और ठंड के दिनों में 13 घंटे की रात हो, 11 घंटे का दिन हो। यस और नो? तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला याद रखना है। ठीक, तो ये चीज दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि शब्दों पर ध्यान दो, शब्दों पर ध्यान दो कि ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, डे एंड नाइट की ड्यूरेशन वो तो बदलेगी। मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, टाइम तो एक जैसा रहेगा, 5:30 यहां बजे 5:30 यहां बजेंगे, टाइम नहीं बदलेगा, लेकिन ड्यूरेशन बदलेगी, दिन और रात की अवधि। ठीक है, अब क्लियर है? हाँ, क्लियर। ओके, यहां तक क्लियर है सारी बातें। चलो, तो अब आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए। अब दोस्तों आपकी कठिन परीक्षा, अब आपको लिखना है और कम से कम 20 मिनट लिखना है। क्या लिखना है? 20 मिनट। तो सारे टॉपिक क्लियर हैं? ऑल गुड, अंडरस्टूड? ठीक, चलो तो अब लिखना शुरू करेंगे। एक बात और समझना जरा, लोकल टाइम भी चेंज होगा? नहीं, लोकल टाइम चेंज नहीं होगा। लोकल टाइम मैंने बताया कि एक देशांतर पर लोकल टाइम सेम होगा। ठीक है, नहीं होगा। एक चीज और समझ लें बस दोस्तों, एक चीज और समझ लें। देखिए, एक प्रश्न और आएगा, ये है 0 डिग्री, ओके, और यहाँ हमारा भारत है, और यहाँ से हमारी मानक समय रेखा जाती है जो है 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांत। और ये क्या है? 0 डिग्री
इसी को हम प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं, इसी को हम प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। तो एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्राइम मेरिडियन लाइन से भारत की जो मानक समय रेखा है इसकी दूरी कितनी है। प्राइम मेरिडियन लाइन से भारत की मानक समय रेखा कितनी दूर है। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि सर दूरी कितनी है, तो दूरी है 82.5 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री में कितना होगा, अब मैं कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ हूं तो मुझे पता है कि 330 मिनट। अब 330 मिनट में से 300 अलग कर दो और 30 अलग कर दो, तो 300 को 660 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 घंटे। और ये कितना है, 30 मिनट। तो कितना अंतर है, 5 घंटे और 30 मिनट का। और हमेशा चूंकि हम पूर्व में हैं, चूंकि हम ईस्ट में हैं, इसीलिए क्या होगा, +530 GMT। तो आप देखिएगा घड़ी में हमेशा +530 GMT लिखा रहता है। रीजन क्या है, रीजन यह है कि हम 82.5 डिग्री दूर है और 82.5 डिग्री का मान होता है 5.5 घंटे। तो 5 hour 30 minute हम आगे चलते हैं स्टैंडर्ड ग्रीनविच टाइम से या प्रधान मध्याह्न रेखा से। ठीक है, 5.5 घंटे आगे। तो आप देखिएगा, आप जब भी घड़ी सेट करते हैं मोबाइल में, अब तो नहीं होता लेकिन पहले आप देखें जो कीपैड फोन आते थे, शायद आप लोग बहुत नई जनरेशन के हैं, आपने ना चलाया हो, तो ये वाला हो सकता है कि हाँ, मैं लाइट कलर का यूज नहीं करूंगा, सॉरी। तो वो आपको याद हो, कीपैड फोन में यूज करना पड़ता था, है ना। चलिए। सर किसी सिटी का नाम भी होता है सर, मतलब कैसे, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये हम जो UTCK है ना, ये हम जब देशांतर रेखा उसमें पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, तब बताएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आज मेंस के लिए। ठीक, चलो अब ध्यान देंगे दोस्तों, GMT, क्योंकि ये ग्रीनविच, ये एक जगह है यहाँ पर, लंदन से जहां से ये लाइन गुजरती है उस वहां पर एक जगह है ग्रीनविच, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, उसी ग्रीनविच में एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से ये लाइन गुजरती है, इसीलिए हम इसको GMT बोलते हैं, ग्रीनविच टाइम। अब लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप कहाँ पर थे सर, हमारा जो टॉपिक था, हम इस वाले मसले पर थे। ये D.1 लिख लिया था हमने, D.2 है ना, D.2 भारत का देशांतरीय विस्तार, यही लिखना है ना। हाँ, दिल्ली कोलकाता। थैंक यू। बताइए एक बार, कंफर्म कीजिए कि सर यहीं से लिखना है, तो फिर मैं लिखवाना शुरू करूं आपको। थैंक यू आशीष। वो हम बाद में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी। हाँ ठीक है, चलो तो लिखो भैया, चलो पहला पॉइंट लिखो, लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखें, 1 सितंबर 1947 को, लिखें पहला पॉइंट, 1 सितंबर 1947 को 1 सितंबर 1947 को भारत ने 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर को 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा बनाया, मानक समय रेखा बनाया। 82.5 डिग्री longitude, 82.5 डिग्री longitude declared India's standard timeline, declared India's standard timeline on 1st September 1947। चलिए नीचे क्या करेंगे आप, अच्छा इसमें लिखो, इससे पहले, पहले इसी में लिखो, कंटिन्यू। इससे पहले भारत में 3 मानक समय
3 मानक समय ब्रैकेट में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। 3 मानक समय बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता ब्रैकेट क्लोज थे। बिफोर दैट इंडिया हैड 3 टाइम जोन्स। इंडिया हैड 3 टाइम जोन्स और ब्रैकेट में लिखेंगे बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता। बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता। क्लियर? अंडरस्टूड है? चलो अब यहां से एक डाउनवर्ड एरो लगाओ दोस्तों। यहां से क्या करो, इस पहले पॉइंट से एक डाउनवर्ड एरो लगाओ ऐसे, और यहां लिख दो कारण। कारण और ऐसे करके 1 2 3 ऐसे कारण, और फिर दूसरा पॉइंट शुरू करेंगे। ठीक, थोड़ा अंदर लगाना है एरो, थोड़ा अंदर, ताकि समझ में आए कि इसके सब पॉइंट हैं। चलो कारण लिखो। पहला लिखें लगभग मध्य में स्थित। लगभग मध्य में स्थित। ऑलमोस्ट इन वर्टिकल सेंटर ऑफ इंडिया। ऑलमोस्ट इन वर्टिकल सेंटर ऑफ इंडिया, लगभग मध्य में। दूसरा, सेकंड लिखें इसमें। अगला 7.5 डिग्री का गुणांक। 7.5 डिग्री का गुणांक मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री लिखे। परिवहन संबंधी जटिलताओं, परिवहन संबंधी जटिलताओं का समाधान। रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड। परिवहन संबंधी जटिलताओं का समाधान रिजॉल्व्ड। आप बिल्कुल कीजिए अभी आंसर राइटिंग। रिजॉल्व्ड। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टाइम टेबल। रिजॉल्व्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टाइम टेबल, परिवहन संबंधी जटिलताओं का समाधान। ठीक है, क्लियर है? 7.5 डिग्री का गुणांक मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री। ठीक, चलिए यहां तक लिखा आपने। अगला लिखें सेकंड। 5 राज्य, 5 स्टेट्स। सेकंड लिखें 5 राज्य, 5 स्टेट, और नाम लिख लीजिए। यूपी, नहीं, यूपी, एमपी, पीजी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 राज्य समझ जाएंगे आप लोग। शॉर्ट में लिखवाया हमने, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। हाँ, 7.5 डिग्री का गुणांक। ठीक है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तीसरा पॉइंट लिखें। थर्ड पॉइंट लिखें ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे। ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे। ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे। 5 आवर 30 मिनट। 5 आवर 30 मिनट। 5 आवर 30 मिनट अवे, ahead of Greenwich time। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट लिखिए। चौथा पॉइंट लिखिए
भारत का देशांतरीय अंतर भारत का भारत का देशांतरीय अंतर बराबर, ऐसे लिखें, भारत का देशांतरीय अंतर बराबर 30 डिग्री, 1 डिग्री 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 30 गुणा 4 120 मिनट या 2 घंटे, लिख लीजिए। ठीक है, स्नेहा क्लियर है? परिवहन संबंधी जटिलताओं का समाधान। क्लियर? ठीक, थोड़ा मैं बैठा हुआ हूँ दोस्तों, ठीक है, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा मत बोलिएगा सर अब बैठ बैठ के पढ़ा रहे हैं, ठीक। चलो, अब अगली हेडिंग लगाओ दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप लोग। D.2, एक सेकेंड रुकिएगा, बस एक सेकेंड। हाँ, चलो भैया अगला लिखें, D.2, अच्छा D.3 है, चलो ठीक है, D.3 लिख लो भैया, हेडिंग D.3, स्थानीय समय, स्थानीय समय, चलो लिखो, लिखो। ठीक है, लिखें, किसी भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र क्या वह समय है, वह समय, किसी भी क्षेत्र का वह समय जब जब उस क्षेत्र में, जब उस क्षेत्र में सूरज, सूर्य सबसे ऊंचाई पर होता है, सूर्य सबसे ऊंचाई पर होता है, सूर्य सबसे ऊंचाई पर होता है, उसे उसे उस क्षेत्र का मानक समय कहते हैं, उसे उस क्षेत्र का मानक समय कहते हैं, मानक समय कहते हैं। ठीक, when the sun is highest in the sky at a place and exactly above the longitude of that place, then this is called local time। पूरी लाइन लिख लीजिए, when the sun is the highest in the sky at the place and exactly above the longitude of that place,
दिस इज कॉल्ड द लोकल टाइम। ठीक है, चलिए अगला लिखिए दोस्तों, D.4 और इसमें लिखें आप चाय बागान समय, टी गार्डन टाइम, चाय बागान सर मानक हाँ उस क्षेत्र का स्थानीय समय होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, उस क्षेत्र का स्थानीय समय होगा, ठीक कर लीजिए, आई एम रियली सॉरी दोस्तों, ठीक कर लीजिए, वहां का लोकल टाइम होगा। ठीक, चले अब लिखें दोस्तों बागान समय, टी गार्डन टाइम। लिखें पूर्वोत्तर राज्यों में सूर्य, पूर्वोत्तर राज्यों में सूर्य, सूर्य पूर्वोत्तर राज्यों में सूर्य भारतीय मानक समय से, भारतीय मानक समय से, भारतीय मानक समय से 1 घंटे पहले उगता है, 1 घंटे पहले उगता है। पूर्वोत्तर राज्यों में सूर्य मानक, भारतीय मानक समय से 1 घंटे पहले उगता है, जिस कारण, जिस कारण वहां औपनिवेशिक काल से, जिस कारण वहां औपनिवेशिक काल से कार्यों का संपादन 1 घंटे पहले से किया जाता है, 1 घंटे पहले से किया जाता है। इसे इसे चाय बागान समय कहते हैं। तो वहां पर जितने भी टी गार्डन्स हैं वहां पर 1 घंटे पहले वाले रूटीन को फॉलो करते हैं, ठीक है, ताकि वो समय को बचाया जा सके। इसी को हम टी गार्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी गार्डन। ठीक, चलिए तो बाकी चीजें मैं आपको कल लिखवा दूंगा दोस्तों। ठीक, बाकी चीजें हम कल की क्लास में लिखेंगे। ठीक, कल हम लिखेंगे पहले अगली क्लास में, और फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पहले लगभग आधा घंटे हम लिखना पड़ेगा काफ़ी चीज़ों को, फिर हम टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? ऑल क्लियर? सारी बातें क्लियर हैं दोस्तों? समझ में आना चाहिए, दैट इज़ द प्रायोरिटी। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और जब मैं आपको अगली क्लास में प्रश्न लिखवाऊंगा, उस प्रश्नों को आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ धीरे धीरे हम उन प्रश्नों की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो शायद नए पैटर्न की डिमांड है। थैंक यू सो मच। ये हम आपको बताएंगे ना अगले। हाँ देखिए पीडीएफ में डलवा दूंगा, पर पीडीएफ का यूज़ नहीं है आपके लिए, मैं डलवा दूंगा आपको, मैं सारी चीज़ें लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। एक बार क्लास को दोबारा देख लेना अगर कुछ भी डाउट हो तो। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।